Namaskar, Jai Hind, good morning to all of you, dear competitioners, student, as well as who wants to success in their life. Today I am going to present here to bring a many questions from human physiology. These questions are very important for all students who has sacrificed their life for the competitive examinations. It is very important for all types of competitive examinations like bank POs, SSC, railways, TRE, Teachers Recruitment Examinations, as well as BPSC, UPSC, and police constable, and so many examinations. So you must have to write down these all questions one by one in your notebook, and this will give you a better opportunities, a big platform for your future and your ambition. I'm sure that after these all question you go through all these question, you will completely selected in any one of your dream, your ambitions. So without wasting of time, we are going to watch here so many questions from human physiology. So you must have to write these all question. Wish you all the best. Have a nice day. So have a look. Question number 1, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? जैसा कि हम जानते हैं मनुष्य में कुल हड्डियों की संख्या 206 होती है। राइट आंसर बी हो जाएगा, 206 हड्डियां होती है मनुष्य में, जबकि नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या 300 होती है। याद रखेंगे कि जो न्यू बॉर्न बेबी होती है उनमें हड्डियों की संख्या 300 होती है, वहीं मनुष्य में कुल हड्डियों की संख्या 206 होती है। यानी 2 हड्डियां जो होती है कान के पास की, वो सारी हड्डियां जो होती है ट्रांसमिट हो जाती है जो न्यू बॉर्न बेबी में पाई जाती हैं, लेकिन जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं तो वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। इसलिए मनुष्य में कुल हड्डियों की संख्या 206 होती है, जबकि नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या 300 होती है। मैं पहले ही बता रहा हूँ पिछले सारे वीडियोज़ में कि दीज क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट all types of competitive examination, and all are very important and selected question which will give you a better opportunity to find out your ambition, your target and achieve your goal। क्योंकि सब में आप देख सकते हैं सभी में कहीं ना कहीं लिखा हुआ है, ये सारे क्वेश्चन सेलेक्टिव है और सभी एग्जामिनेशंस में पूछी गई है। तो मोस्ट प्रोबेबली दिस ऑल क्वेश्चन विल गिव यू अ बेटर अपॉर्चुनिटीज एंड इन्हांस योर लाइफ टू सेट योर टारगेट। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? याद रखेंगे मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियों की संख्या, बोन्स की संख्या जो होती है ना 8 होती हैं। यह क्वेश्चन जो है ना 39वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया है। तो मनुष्य में खोपड़ी की संख्या कितनी होगी? 8 होगी। खोपड़ी में अस्थियों की संख्या यानी कि मनुष्य की खोपड़ी के बोन्स की संख्या हो गई 8। अब अगला प्रश्न देखते हैं, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो मनुष्य के शरीर में पसलियों के जोड़े 12 होते हैं। कितने होंगे? 12। एमपीपीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है यह कि मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो राइट आंसर इज ए 12। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है। सबसे स्ट्रॉन्ग बोन्स जो होती है ना वो जबड़े की होती है। तो राइट आंसर इज बी, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि जबड़े की होती है, जबड़े में होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? देखिए बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, बहुत मन लगने वाला क्वेश्चन है और वन लाइनर याद होने वाला है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि एक बार आप इसे राइट डाउन करेंगे और एक बार पढ़ लेंगे तो परमानेंटली आपका अपना हो जाएगा। तो क्या दिया यहाँ पर? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो स्टेपिस होती है। स्टेपिस मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। वहीं बात करते हैं मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी के बारे में। तो फीमर, जांघ की जो हड्डी होती है ना थाई की, वो सबसे बड़ी होती है। तो राइट आंसर इज डी, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर होती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है? देखिए टिबिया होता है, फीमर और
फिबुला, यह तीनों जो होती है ना मानव शरीर के पैर की हड्डी होती है। तो नहीं कौन सा होगा, ह्यूमरस। ह्यूमरस हड्डी मानव के पैर की हड्डी नहीं होती है। तो ह्यूमरस हड्डी कहाँ पाई जाती है, ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है, तो ऊपरी भुजा मतलब बाह में, भुजा में पाई जाती है, या ऊपरी भुजा में पाई जाती है। तो ह्यूमरस अस्थि ऊपरी भुजा में पाई जाती है। अगले प्रश्न को देखते हैं। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी, मनुष्य के शरीर में जो पैर की हड्डी होती है ना वो खोखली होती है, यानी कि बीच से एक पाइप जैसी होती है, खोखला होता है। तो याद रखेंगे मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी जो होती है वो खोखली होती है। यह क्वेश्चन 39वीं बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। सारे प्रश्न पूछा हुआ ही आपके सामने लेकर मैं उपस्थित हूँ। अगला प्रश्न देखिए, टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है। टिबिया अभी आपको बताइए, टिबिया टांग में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा कि टिबिया नामक हड्डी टांग में पाई जाती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए आरआरबी महेंद्रू में यह पूछा गया प्रश्न है, एएसएम असिस्टेंट स्टेशन मास्टर। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है। अभी हम लोगों ने बात किया ना कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है। तो मानव शरीर के सबसे लंबी हड्डी जो होती है वो जांघ की होती है, जिसे फीमर बोलते हैं। क्या बोलेंगे, फीमर। तो इसका आंसर हो गया बी। अगले प्रश्न को देखिए, दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व हैं, यानी कैल्शियम और फास्फोरस से दांत भी होता है और बोन्स हड्डी भी पाई जाती है, हड्डी भी बनती है ना, तो वह कैल्शियम और फास्फोरस से बनती है। तो राइट आंसर इसका सी हो गया कि दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व हो गए कैल्शियम एवं फास्फोरस। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमज़ोर हो जाती हैं। कैल्शियम की कमी से वृद्धावस्था में धीरे धीरे कैल्शियम की कमी होने लगती है, जिससे दांतें भी कमज़ोर हो जाती हैं और हड्डियां भी कमज़ोर हो जाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है। अस्थि अर्थात बोन्स में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है। राइट आंसर इज ए, कैल्शियम फॉस्फेट। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है। टेंडन जो होता है ना, टेंडन वह अस्थि और पेशियों को आपस में जोड़ता है, जोड़ने का काम जो करता है वह टेंडन करता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी हो जाएगा कि अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ने का काम टेंडन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। जीवन काल में मनुष्य में 20 दांत हैं जो 2 बार विकसित होते हैं। यह 39वीं बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। तो छोटी आंत में। मानव शरीर में पाचन का डाइजेस्टिव सिस्टम जो होती है ना वो छोटी आंत में पचती है, और उसके बाद फीकल मटेरियल जो होते हैं वह बड़ी आंत में जाकर स्टोर हो जाती है, यानी कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में ही कंप्लीट हो जाती है। अगले प्रश्न को देखते हैं। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है। तो मनुष्य में पाचन क्रिया जो होती है ना वह मुख से ही शुरू हो जाती है, जहाँ से हम भोजन आरंभ करते हैं, खाना खाना शुरू करते हैं। तो आहार नाल से लेकर मुख, आहार नाल, अमाशय, बड़ी आंत, छोटी आंत और इस तरह से रेक्टम, मलाशय, ये सारा कंप्लीट साइकिल जो हो गया यह मनुष्य में पाचन क्रिया, डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाता है। तो पाचन क्रिया की आरंभ की बात की जाए तो मुख यानी कि माउथ कैविटी से ही डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, इसलिए राइट आंसर इज सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट की लंबी होती है। तो मानव की जो पाचन नली होती है ना 32 फीट लंबी होती है। तो राइट आंसर इज डी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
मुख में मंड यानी कि स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? तो टाइलिन के द्वारा होता है। अगला प्रश्न हो गया, पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। डाइजेस्टिव सिस्टम जो होते हैं ना, पाचन तंत्र, तो उसके हिस्सा में कौन सा नहीं आता है? तो इसके बारे में देखिए कि इमाइलेज पाचन तंत्र का होता है, पेप्सिन भी होता है और लाइपेज, ये तीनों पाचन तंत्र के अंग होते हैं। तो टाइलिन जो होते हैं ना, मुख में मंड स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? यानी कि अच्छा, शर्करा की बात करेंगे ना कि शर्करा का पाचन किसके द्वारा होता है? तो यह टाइलिन के द्वारा होता है। स्टार्च जो होते हैं ना, उसका पाचन टाइलिन के द्वारा होता है। तो राइट आंसर इज बी। अगले प्रश्न को देखते हैं, पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। तो पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं यानी कि कौन है जो पाचन तंत्र का मुख्य भाग नहीं होता है? तो कॉर्निया आँख में होती है, तो यह पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं होता है। राइट आंसर इज सी। रेस्ट सभी जो है यकृत, पित्ताशय और आंत, ये सब पाचन तंत्र के हिस्से हैं। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं क्योंकि ये जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक होते हैं। जितने भी रासायनिक क्रियाएं होती है शरीर में, वो सभी एंजाइम्स के सेक्रेशन के द्वारा ही होता है। इसलिए शरीर के लिए एंजाइम्स आवश्यक होते हैं क्योंकि रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। अगले प्रश्न को देखिए, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कहलाता है रेनिन। रेनिन है जो दूध वाले प्रोटीन को पचाने का कार्य करती है। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? अधिकतम पोषक तत्व जो होते हैं रक्त में छोटी आंत से अवशोषित किए जाते हैं। और ये जो भी है, यह भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में पूछा गया भुवनेश्वर में। अगले प्रश्न को देखिए, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो मुख से जो सैलिवरी ग्लैंड होता है ना, वहाँ से सैलिवा निकलता है। जैसे हम खाना खाते हैं तो खाना के साथ जो हमारे मुख से पचाने के लिए सैलिवा निकलता है, उसे ही लार कहते हैं। तो प्रश्न है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। अगला प्रश्न, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नांकित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? तो भोजन को पचाने के लिए एंजाइम्स की आवश्यकता होती है। यह आरआरबी मुंबई और भोपाल में पूछा गया प्रश्न है कि पेट में भोजन को पचाने के लिए कौन से खास किसकी आवश्यकता होती है? तो एंजाइम्स की आवश्यकता होती है। अगले प्रश्न को देखते हैं, मुख से निकली लार किसका पाचन करती है? तो यह स्टार्च का पाचन करती है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस अम्ल की उपस्थिति मानव पेट में होती है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होते हैं ना, मानव के पेट में होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो उपस्थिति मानव पेट में कौन सी हो गई? हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गए। राइट आंसर इसका बी हो गया। ये सारे क्वेश्चन जो आरआरबी बेंगलोर असिस्टेंट स्टेशन मास्टर में पूछा गया है। मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? तो हम लोग देखेंगे मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण छोटी आंत में ही पाचन क्रिया होती है, तो वहाँ पे ही अवशोषण होता है और वेस्ट मटेरियल वहाँ से छन के अलग चला जाता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो गया? सी हो जाएगा। प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? प्रोटीन का पाचन जो होता है ना, उदर यानी अमाशय से आरंभ हो जाता है। जहाँ पे भोजन स्टॉक होता है ना, तो वहाँ प्रोटीन का पाचन वहाँ से आरंभ होता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, अमाशय द्वारा स्रावित रस भोजन को आसानी से पचा लेते हैं, लेकिन अमाशय स्वयं इन पाचक रसों से अप्रभावित रहता है क्योंकि अमाशय की दीवार श्लेष्मा म्यूकस के द्वारा सुरक्षित रहती है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखिए, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषक करता है? जब भोजन पच जाता है ना, तो उसमें मौजूद विषैला पदार्थ जो होता है उसका अवशोषण कहाँ से हो जाता है? चूषक अंग कौन सा कहलाएगा? तो यकृत कहलाएगा। यानी कि यकृत से
वह विषैला पदार्थ फिल्ट्रेशन हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पेप्सिन है एक एंजाइम। पेप्सिन को क्या बोलेंगे? एंजाइम बोलेंगे। और पेप्सिन करता क्या है? तो पेप्सिन बदल देता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में। प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदलने का काम पेप्सिन करता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाता है? तो प्रोटीन किस में बदलता है? एमाइनो अम्ल में। राइट आंसर इज सी। अगला प्रश्न देखते हैं 37 नंबर। निम्नलिखित में से वह कौन सा अंग है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? तो यह अंग का नाम हो गया यकृत, जो ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है। तो इसे याद रखेंगे। राइट आंसर इज डी। अगले प्रश्न को देखते हैं। पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? पित्त जो होता है ना, यकृत द्वारा पैदा होता है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। यह भी आपको एसएससी मैट्रिक लेवल वाला पूछा गया है। तो पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो यकृत के द्वारा पैदा किया जाता है। 39 क्वेश्चन देखिए, पित्त जमा होता है, जो बाइल डक्ट होते हैं ना, वो कहाँ जमा होते हैं? तो पित्ताशय में होते हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा। पित्त का प्रमुख कार्य क्या है? देखिए कितना महत्वपूर्ण और कितना मजेदार क्वेश्चन है कि पित्त का मुख्य कार्य, प्रमुख कार्य क्या है? तो वसा का पायशीकरण, इमल्सीकरण करना पित्त का कार्य है। अगले प्रश्न को देखते हैं। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो हार्वे महोदय ने। हार्वे, राइट आंसर इज डी। हार्वे महोदय ने सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में अध्ययन किया था। अगले प्रश्न को देखिए। पेसमेकर का संबंध किससे है? तो पेसमेकर का संबंध ना हृदय से है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। पेसमेकर का कार्य है। पेसमेकर कौन सा कार्य करता है? दिल की धड़कन प्रारंभ करना। राइट आंसर सी। दिल की धड़कन प्रारंभ करने का कार्य पेसमेकर करता है। प्रतिप्रेरक किससे संबंधित होता है? तो प्रतिप्रेरक जो होता है ना, हृदय से संबंधित होता है। राइट आंसर इज सी। निम्नलिखित में से किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब, ब्लड प्रेशर कहते हैं? जो ब्लड प्रेशर होती है ना, वो धमनी के द्वारा उस पर प्रेशर दबाव डाला जाता है। तो रक्त पर डाले गए दबाव का जो मुख्य रूप से ब्लड प्रेशर होता है वो किससे संबंधित होती है? तो धमनी से होती है। इससे शरीर में दो तरह की शिराएं और धमनी, दो तरह की आर्टरी और वेन होती है, जिसमें आर्टरी यानी कि धमनी का काम होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड का ट्रांसफॉर्म करना फ्रॉम हार्ट टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। एंड शिरा जो होती है ना, जिसको हम लोग वेन बोलते हैं, इसका मुख्य काम है टू एग्जॉस्ट एंड कैरी डीऑक्सीजनेटेड पार्ट्स, जैसे जी क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त सभी पूरे शरीर से कलेक्ट करके वह हृदय को पहुंचाती है। तो यह अशुद्ध रक्त को शिरा ढोकर लाती है और शुद्ध रक्त को धमनी ले जाती है। तो यहाँ पे ब्लड प्रेशर जो होता है ना, ब्लड प्रेशर का जो दाब बनाता है वो आर्टरी यानी कि धमनी के द्वारा बनाया जाता है। तो राइट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है? जब शरीर रिलैक्स होता है ना, जब सोते हैं तो पूरे पार्ट जो होते हैं वो रिलैक्स मोड में आ जाते हैं, फंक्शन रिलैक्स मोड में रहता है, जिस कारण सोते समय रक्त दाब जो होगा वह घटता है। जब हम सोते हैं, काम नहीं करते हैं, रिलैक्सिंग मूड में रहते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, तो दाब जो है वो घटने लगता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए। रुधिर दाब यानी ब्लड प्रेशर मापक यंत्र है। किससे हम लोग ब्लड प्रेशर को मापते हैं? तो उस मापने वाले यंत्र को कहते हैं स्फिग्मोमेनोमीटर। स्फिग्मोमेनोमीटर द्वारा हम लोग ब्लड प्रेशर की माप करते हैं। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए। जार्विक 7 क्या है? तो जार्विक 7 जो होता है ना, कृत्रिम हृदय होता है।
कृत्रिम हार्ट जो होता है ना, जार्विक 7 उसका नाम है, जो बनाया गया है उसको जार्विक 7 नाम दिया गया है। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लब डब आवाज निम्नलिखित में से किस अंग से संबंधित है? देखिए बहुत ही रोचक प्रश्न। लब डब नामक आवाज जो है ना हृदय की ओर से आती है। तो ये क्या है ना, फैलना सिकुड़ना, ये हृदय का जो फंक्शन है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार में धड़कने के लिए कितना समय लगता है? ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कितना मज़ेदार क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है। तो 0.8 सेकेंड, मतलब कि 0.8 सेकेंड में हृदय धड़कती है। कितनी ज़्यादा इसकी जो धड़कने की कैपेसिटी है और कितना ज़्यादा कम होता है और कितना जल्दी यह कार्य करता है, सोच सकते हैं आप। 0.8 सेकेंड में हृदय एक बार धड़क जाता है। अब स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन होता है। कितनी बार हृदय स्पंदन होता है? तो यह होता है 72 बार। एक स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन 72 बार होती है। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? मानव हृदय के 4 चैम्बर होते हैं। जो मानव के हृदय होते हैं ना, उसमें 4 कोष्ठक हैं, चैम्बर्स पाए जाते हैं। अब कैसे? तो 2 ऑरिकल्स होती है और 2 वेंट्रिकल्स होती हैं। इस तरह से 4 चैम्बर पाई जाती है। और मानव हृदय जो होता है, इस शेप का जो हृदय होता है, यह 4 चैम्बर में पाया जाता है। दीज ऑल आर कॉल्ड 2 ऑरिकल्स एंड हियर इज द 2 वेंट्रिकल्स। तो ये हो गया ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स। तो मानव हृदय में कोष्ठक की संख्या 4 होती है, जिसको 2 ऑरिकल्स और 2 वेंट्रिकल्स कहते हैं। अब आगे देखिए अगला प्रश्न जो हो गया, नेक्स्ट प्रश्न। नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? जो नाड़ी का दर होता है ना, उसको हम लोग धमनी से नापते हैं। अब अगले प्रश्न को देखिए। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप, एक जो स्वस्थ मनुष्य होता है ना, उसमें रक्तचाप सिस्टोलिक व हाईस्टोलिक होता है। तो सिस्टोलिक 120 mm और हाईस्टोलिक होता है 80 mm। इसी को हम लोग बोलते हैं 120/80। ये हो गया मनुष्य, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप 120 mm/80 mm, 120/80 सिस्टोलिक एवं हाई सिस्टोलिक मनुष्य का रक्तचाप होता है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप जो होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। जैसे हम दौड़ते हैं तो दौड़ने के साथ ही ब्लड प्रेशर, रक्तचाप बढ़ जाता है। हम जोर जोर से सांस लेना आरंभ करते हैं और बैलेंसिंग के लिए यह दौड़ लगाते समय रक्तचाप बढ़ जाता है। अगला प्रश्न देखिए। सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है? कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है? तो 2 अरब। जीवन काल में मनुष्य का हृदय 2 अरब बार धड़कता है। कितनी महत्वपूर्ण जानकारी है, और इसे हम लोग राइट डाउन करें और लाइफ साइंस के बारे में जाने, हम अपने आप के बारे में जाने। जब हम एक्सेलेंट के पीछे भागेंगे ना, तो सक्सेस तो झक मार के पीछे आएगी। जब नॉलेज को इन्हांस करेंगे और जानने की चीज़ों को विकसित करेंगे ना, तो सक्सेस होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसलिए केवल हमें आत्मसात करना है और इन चीज़ों के अंदर प्रवेश होना है। यानी कि पढ़ने के लिए हमें पूरी तरह से कंसंट्रेट होकर जानना है कि सामान्य, देखिए कितनी बड़ी बात है कि सामान्य जीवन काल में जो मनुष्य का हृदय होता है ना, वह 2 अरब बार धड़कता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। कहा जाता है ना दोस्तों कि पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे शूल न हो। नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। यानी कि सही सुविधा और सही चीज़ों में तो कोई अच्छा कार्य करे तो इसे हम बहुत बड़ी उपलब्धि या अचीवमेंट नहीं मानेंगे, लेकिन जो कम साधन में और लगातार मेहनत करते हुए आगे बढ़े
अपने को तत्परता से डिसिप्लिन के साथ अपने लाइफ में अचीवमेंट पैदा करे, उसे ही हम शहंशाह मानते हैं, बादशाह मानते हैं। तो हमें हमेशा पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़नी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 57 क्या कह रहा है कि मानव शरीर में हृदय का कार्य है। जो हार्ट होते हैं उनके काम है पंपिंग स्टेशन की तरह रहता है और यह काम करता है, पंपिंग करता है। यह हमेशा ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे शरीर में ट्रांसफॉर्म करता है और कलेक्ट करता है वहाँ से। अब देखिए, शरीर की विशालतम धमनी को क्या कहते हैं? एरोटा बोलते हैं। एरोटा सबसे बड़ी धमनी होती है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? तो इसका आंसर हो गया शरीर के वजन का 7%। जितना वेट होगा ना, उसका 7% रक्त की मात्रा होगी। जैसे जितना वेट होगा उसके आधार पर उसका 7% उसका रक्त की मात्रा पाई जाएगी। अगले प्रश्न को देखते हैं कि एक वयस्क व्यक्ति में रक्त का औसतन आयतन कितना होगा? तो 5 से 6 लीटर होगी। एक वयस्क व्यक्ति में रक्त 5 से 6 लीटर पाई जाती है। मानव रक्त का पीएच, पोटेंसी ऑफ हाइड्रोजन, पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। राइट आंसर इज सी। मानव शरीर में रुधिर बैंक, ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है? देखिए, मानव शरीर में जो ना स्प्लीन जो होता है, जिसको हम प्लीहा कहते हैं, तिल्ली कहते हैं, वही रुधिर बैंक होता है, ब्लड बैंक होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे राइट डाउन इन सारे प्रश्नों को करें कि ब्लड बैंक जो होता है ना, उसको तिल्ली या प्लीहा, स्प्लीन बोलते हैं। तो राइट आंसर इज ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? तो 80 to 82%। यानी मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा, सर्वाधिक पानी की मात्रा होती है, जिसका परसेंटेज 80 से 82% होती है। तो राइट आंसर इज सी। अगले प्रश्न को देखिए, रक्त में पाई जाने वाली धातु है। रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है? तो लोहा, जिसको हम आयरन बोलते हैं ना। तो आयरन की कमी से प्रायः एनीमिया होती है स्त्रियों में। तो ये क्या हो गया? रक्त में पाई जाने वाली धातु जो होती है उसको लोहा बोलते हैं। अगले प्रश्न को देखिए कि रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है? तो किडनी में होता है। वहाँ पे ना प्यूरिफाई होता है, रक्त की शुद्धिकरण होती है, इसलिए राइट आंसर इज सी होगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है, यह कथन बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं डायलिसिस। शरीर में रक्त की जो शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है ना, उसको क्या बोलेंगे? डायलिसिस बोलेंगे। तो राइट आंसर इज ए। रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? तो रक्त में जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है ना, हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का कलर जो होता है वो लाल रंग का होता है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, हीमोग्लोबिन में होता है, हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? तो आयरन पाया जाता है, यानी कि लोहा पाया जाता है। राइट आंसर इज बी। 70वां प्रश्न को देखते हैं हम लोग। शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? अभी हम लोग बताया कि शरीर में हीमोग्लोबिन जो होता है ऑक्सीजन का परिवहन करता है। तो इसका आंसर ए हो गया। राइट आंसर इज ए। 71 नंबर प्रश्न हो गया, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? हीमोग्लोबिन आरबीसी में पाया जाता है, रेड ब्लड कार्पोल्स में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो इसका आंसर हो गया ए। हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन को ले जाना। हीमोग्लोबिन वाहक का कार्य करता है और ऑक्सीजन को यह पूरे शरीर में ट्रांसफॉर्म करता है, और हीमोग्लोबिन के कारण ही ब्लड का रंग लाल होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान से अपने ज़हन में, मन में, हृदय में उतारें और आत्मसात करें, ताकि आपको ये सारे प्रश्न भविष्य निर्माण में सहायता कर सकें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? तो
लोहित कोशिकाएं जो आयरन पाई जाती हैं वैसी कोशिकाएं और आयरन पाई जाती है हीमोग्लोबिन में, और हीमोग्लोबिन का रंग लाल होने के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। तो इसका आंसर ए हो गया। अब आते हैं 74 नंबर प्रश्न पर। मानव शरीर के अंदर नलिकाओं में रक्त का मुक्त प्रवाह होता है, निम्नलिखित में से किस रसायन की उपस्थिति में नलिकाओं में प्रवाहित रक्त का थक्का नहीं बनता है? हिपेरिन के कारण थक्का नहीं बन पाता है, जबकि थ्रोम्बोप्लास्ट, फाइब्रिन और ऑक्सी हीमोग्लोबिन के कारण जो थ्रोम्बोप्लास्ट होता है ना, इसे क्या कहते हैं कि पोटेशियम के कारण हीमोग्लोबिन थक्का होता है। तो प्रवाहित रक्त का थक्का नहीं बनने का कारण हो गया हिपेरिन। तो यह आपका हो गया 74 नंबर प्रश्न। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 75वां प्रश्न है कि मानव शरीर के भीतर खून निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता? अभी हम लोगों ने देखा है हिपेरिन। ये आरआरबी कोलकाता से प्रश्न पूछा गया है कि हिपेरिन के कारण ब्लड जो होता है, रक्त जमता नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? एंटीबॉडी को क्या बोलते हैं ना, सुरक्षात्मक तंत्र कहते हैं। तो ये लिम्फोसाइट के द्वारा बनता है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। प्लाज्मा में जो लिम्फोसाइट होता है ना, यही एंटीबॉडी का निर्माण करता है। और एंटीबॉडी क्या करता है, शरीर में जितने भी एंटीजीन्स होते हैं ना, जो बाहरी अटैक्स होते हैं, उनको कैप्चर करके डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी किस नाम से जानी जाती है? एरिथ्रोसाइट्स के नाम से जानी जाती है। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी कहाँ उत्पन्न होते हैं? तो बोन मैरो में होता है, इसको अस्थि मज्जा कहते हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा। लाल रक्त कणिकाओं का शमशान कहलाता है, यानी आरबीसी का शमशान कौन सा हो गया? तो प्लीहा यानी स्प्लीन हो गया। शरीर में लाल रक्त कणिकाएं कितने दिनों तक जीवित रह सकती है? आरबीसी जो होती है ना, वह शरीर में कितने दिनों तक जीवित रहती हैं? तो द राइट आंसर इज 120 डेज। शरीर में आरबीसी जो रक्त कणिकाएं होती है, लाल रक्त कणिकाएं 120 दिनों तक जीवित रह सकती हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन बोन मैरो अस्थि मज्जा द्वारा होती है। तो इसका राइट आंसर हो गया सी। ये सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट और लाजवाब प्रश्न है, सुपर से ऊपर प्रश्न है। सही प्रश्नों को आप लोग जरूर से जरूर राइट डाउन करें। 83 नंबर प्रश्न क्या करा, उच्च उनताश पर मानव शरीर में आरबीसी की संख्या बढ़ेगी। जैसे जैसे हाई मानव शरीर में जैसे जैसे आरबीसी की उत्पादन जो होती है ना, जैसे बढ़ेंगी तो उसकी संख्या क्या होगी, बढ़ जाएगी। और इस तरह से इसका राइट आंसर हो गया सी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि सफ़ेद रक्तकण WBC का मुख्य कार्य क्या है? तो वाइट ब्लड कार्पूस जो होता है ना, इसका मुख्य कार्य होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। WBC जो होता है ना, इम्यूनिटी को, इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को डेवलप करता है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त रुधिराणुओं की कौन सी किस्म अधिक होती है? न्यूट्रोफिल्स, यानी आरबीसी में सबसे अधिक न्यूट्रोफिल्स पाया जाता है। द करेक्ट आंसर इज डी। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होती है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? तो WBC प्रारंभ करता है। जब भी कोई बाहरी पदार्थ, अभी बोले ना, जितने भी जो बाहर के पदार्थ होते हैं शरीर में जैसे ही प्रविष्ट करेगी तो WBC उसे कैप्चर करेगा और उसे डिस्ट्रॉय करने का काम करेगा। तो राइट आंसर इसका बी हो गया। रक्त समूह ब्लड ग्रुप्स के खोज करता है, किसने ब्लड ग्रुप के बारे में बताया? तो उन्हें लैंड स्टीनर कहा गया है। तो राइट आंसर इज ए। RH फैक्टर का पता किसने लगाया था? तो लैंड स्टीनर तथा वियनर ने लगाया था। तो RH फैक्टर जो हो गया वह लैंड स्टीनर द्वारा और वियनर द्वारा खोजा गया। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है? बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है।
और हमेशा पूछे जाने वाले प्रश्न है, किस ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है? तो ए बी ग्रुप जो हो गया ना, इसमें एंटीबॉडी नहीं होता है। अगला प्रश्न देखिए, किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती हैं? तो ओ में दोनों एंटीबॉडी पाए जाते हैं, है ना, तो इसका राइट आंसर डी हो गया। अगला प्रश्न है, किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है? तो एंटीजन किस में नहीं पाया जाएगा? तो इसका आंसर हो गया ओ, तो राइट आंसर इज डी, एंटीजन नहीं पाया जाएगा। और एंटीबॉडी दोनों पाया जाएगा ओ ग्रुप में। एंटीबॉडी किस में पाया जाएगा? तो ए बी ग्रुप में। यूनिवर्सल डोनर किसको बोलेंगे? तो ओ ग्रुप को। यूनिवर्सल एक्सेप्टर ब्लड ग्रुप बोलेंगे तो ए बी को। ये सब बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही वन लाइनर याद करने वाला प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं 92 नंबर। एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। एंटीजन हमारे इम्यूनिटी सिस्टम जो थे ना, प्रतिरक्षा, रोग प्रतिरोधक क्षमता को निर्माण को बढ़ाता है। अगला प्रश्न, एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? तो संक्रमण के विरुद्ध। एंटीबॉडी संक्रमण के विरुद्ध कार्य करती है, तो राइट आंसर इज डी। अगले प्रश्न को देखते हैं कि RH फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 94 बंदर से, एक्सपेरिमेंट यहीं से किया गया था, इसलिए RH फैक्टर जो क्या वह बंदर से संबंधित है। RH तत्व के अनुसार कौन सी जोड़ी विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है? यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह पूछता है यह प्रश्न को कि RH तत्व के अनुसार कौन सी जोड़ी विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है? तो RH प्लस पुरुष तथा RH माइनस महिला की जो विवाह की जोड़ी होगी वह जोड़ी विवाह के लिए उपयुक्त नहीं होती है। RH प्लस मेल, RH माइनस फीमेल। अगला देखिए 96 क्वेश्चन, संतानों की भ्रूणीय अवस्था में माता के गर्भाशय के अंदर ही रक्त का थक्का बनने से मृत्यु हो जाती है। इस रोग को इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस कहा जाता है। इसका कारण है RH प्लस फादर एंड RH माइनस मदर। वैसे RH प्लस फादर और मदर के बच्चे डेवलपमेंट नहीं हो पाते हैं, तो भ्रूण का रक्त का थक्का बन जाता है, जिसके कारण क्या होगा? इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है, जिस कारण से ऐसे दंपति की शादी नहीं हो पाती है या शादी नहीं होना चाहिए जिसमें पिता का RH फैक्टर प्लस और माता का RH फैक्टर माइनस हो। अगला हो गया 97 नंबर प्रश्न, कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही? अभी हम लोगों ने बात किया यूनिवर्सल एक्सेप्टर किसको बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं ए बी। ए बी सभी ब्लड ग्रुप को प्राप्त कर सकता है, तो यूनिवर्सल एक्सेप्टर समूह सर्वग्राही कहलाता है। 99 नंबर प्रश्न को देखिए कि ए बी रक्त वाले व्यक्ति को सार्वत्रिक अदाता कहा जाता है क्योंकि उसे रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है, जिस कारण से यूनिवर्सल एक्सेप्टर किसी का भी रक्त प्राप्त कर सकता है। 99 नंबर प्रश्न है कि निम्न रक्त वर्ग में सार्वत्रिक दाता यूनिवर्सल डोनर किसे कहते हैं? किसी कोई ब्लड डोनेट कर सकता है, तो यह ओ ग्रुप हो गया, तो इसका आंसर बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 100 की तरफ बढ़ते हैं। यदि किसी पुरुष का रक्त वर्ग ए बी हो तथा महिला का रक्त वर्ग बी हो तो उनकी संतानों में निम्नलिखित में से कौन सा रक्त वर्ग उपस्थित नहीं हो सकता है? यानी ए बी और बी होगा तो प्रोबेबिलिटी बनेगी कि उनके बच्चे का ब्लड ग्रुप ए बी हो सकता है, बी हो सकता है, ए हो सकता है, किंतु ओ नहीं हो सकता है, तो राइट आंसर इज डी। इस तरह से हम लोगों ने 100 प्रश्न को देखा ह्यूमन फिजियोलॉजी से, और ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप ज़रूर अपने नोटबुक में राइट डाउन करें। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर हम लोग अगला सुपर 100 लेकर आएंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। आपका कार्य सफल हो, आप एक सफल इंसान बने, आपके सभी कार्य सिद्ध हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं गुंजन सर आप लोगों से लेते हैं इजाज़त। वीडियो कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक उंगली का बटन मेरे हौसला को 400 गुना बढ़ा देता है। इसलिए लाइक सब्सक्राइब और शेयर जैसे ही करते हैं तो मुझे हौसला बढ़ती है और इस तरह के वीडियो बनाने की प्रेरणा में और चार चांद लग जाता है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारतवासी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कंटिन्यू
to watch these all types of video. This will definitely help you and maybe used for your better future. Thank you.